तो आज से एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बताओ चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट का नाम है जहां से हमें कैश के फ्लो का पता लगता है। फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगता है। फ्लो का मतलब क्या है? इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो। पर भैया इनफ्लो क्या है या फिर आउटफ्लो क्या है? इनफ्लो का मतलब होता है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। भैया ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश का जैसे मान लो हमने माल बेचा, हमने गुड्स सोल्ड करे और हमें पैसा मिल गया तो कैश बढ़ा। क्या बढ़ा? कैश। लेकिन हमने माल बेचा और किसी ने हमको चेक दे दिया तो बैंक बढ़ा। तो बैंक भी कैश के इक्वल ही है, कैश के इक्विवेलेंट है ना? तो चाहे कैश बढ़े या बैंक बढ़े उसे इनफ्लो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो कैश का मतलब तो कैश हो गया। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब जो कैश नहीं है लेकिन कैश के जैसे हैं, जैसे बैंक। ठीक है, तो इनफ्लो का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बिल्कुल, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना? इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और डिक्रीज आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन कैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक काम करो, इनफ्लो के कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना वो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, इनफ्लो। इनफ्लो। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इनफ्लो। इनफ्लो। परचेज ऑफ गुड्स, आउटफ्लो। आउटफ्लो, है ना? और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आउटफ्लो। परचेज ऑफ क्या बोला उन्हें? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट, आउटफ्लो, है ना? अगर मैं बोलूं कि वो इशू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो। शेयर इशू करने से पैसा आता है। इशू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो, है ना? और अगर मैं बोलूं इशू ऑफ डिबेंचर्स, इनफ्लो। इनफ्लो। लेकिन अगर मैं बोलूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउटफ्लो। आउटफ्लो, क्योंकि रिडीम करना मतलब पे करना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर मैं बोलूं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना? ऐसी रेंट रिसीव्ड, इनफ्लो। रेंट पेड, आउटफ्लो, है ना? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इनफ्लो। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आउटफ्लो। तो ये तो आज का पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो में, है ना? तो कुल मिला के इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। और एक होता है नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब होता है ना कि पैसा ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है ना? इन नो फ्लो में ना तो पैसा आता है ना ही पैसा, जैसे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो डेप्रिसिएशन लगाने से ना तो पैसा और ना ही पैसा। ऐसे अगर हमने किसी इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज कर दिया, है ना, डेप्रिशिएट कर दिया काइंड ऑफ, तो उससे ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है ना? तो ये तो खैर हमने इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर ली। अब जरा ये समझते हैं कि भैया खुद कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट का नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट का नाम जहां से हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगता है, जहां से हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows flow of cash and cash equivalents, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना? क्या लिखा है? इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट का नाम है जहां से हमें कैश के फ्लो का पता लगता है, इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगता है। वो हमने पहली बात कर ली कि इनफ्लो क्या होते हैं, आउटफ्लो क्या होते हैं। अब ये जो जैसे ना एक टर्म है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या है बोलो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट्स। अब भैया ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में वो सारी चीजें आती हैं जो या तो कैश हैं या फिर कैश के इक्वल हैं, है ना, जैसी हैं, या तो वो कैश है या फिर कैश के जैसी हैं। ठीक है, तो जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है? जो या तो वो चीजें कैश हैं या फिर कैश के जैसी हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हमें समझना हो, तो जैसे कैश इन हैंड वो तो कैश ही है, लेकिन कैश एट बैंक भी क्या है? कैश के इक्वल ही है, कैश के जैसा ही है। चेक्स और ड्राफ्ट्स इन्हें, अगर आपके पास चेक रखे हैं, किसी से मिला था चेक रखा है, या ड्राफ्ट रखे हैं, तो वो भी कैश के जैसे हैं, बिल्कुल कैश के जैसा काम करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है मार्केटेबल हैं, सेलेबल हैं, है ना, जब मर्जी आप सेल कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस, है ना। और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, ये बिल्कुल कैश के जैसे हैं। इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पता लग जाएगा। इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पता लग जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वो हमने पता लगाया। फिर इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, वो हमने पता लगाया। अब हमको ये पता लगाना है कि जो क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जो क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, या 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर रखा है। किसको? कैश फ्लो स्टेटमेंट को। पूरी की पूरी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हमने कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड कर रखा है? ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हम बनाते हैं AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग। किसके 3 बनाते हैं? AS3 रिवाइज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, है ना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट है क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी एक्टिविटीज हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब भैया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप बोल सकते हो, यहां से एक एक करके लिखते हैं नीचे से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है भैया? देखो, इन सारी एक्टिविटीज से या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो या तो पैसा आएगा या फिर पैसा, फ्लो का मतलब तो यही है ना, या तो पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? जहां से पैसा आएगा तो हम बोलेंगे ऑपरेटिंग है, या जहां पैसा जाएगा तो ऑपरेटिंग है। तो इसके लिए एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या? फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ऑफ एन एंटरप्राइज। फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल मतलब मेन, है ना, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर कवर्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, वहां से जो पैसा आ रहा है या वहां पे जो पैसा जा रहा है वो हम कहाँ पर लिखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जैसे मान लो हमारा कपड़े बेचने का बिजनेस है, तो कपड़े खरीदने में, कपड़े बेचने में जो पैसा आता जाता है वो कहाँ पर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा लिख सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, या फिर
परचेज ऑफ गुड्स गुड्स इन कैश, है ना भाई। गुड्स तो वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ Daily expenses. डे टू डे एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस ETC, है ना। और क्या हो सकता है भैया इसमें? जैसे मतलब सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, या फिर आप बोल सकते हो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या बोल सकते हो? Collection from debtors. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आ रहा है ना। या फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, है ना। या फिर और कहाँ पे जाएगा पैसा? तो इस पे रॉ मटेरियल तो वही गुड्स में आ गया, है ना। इस पे ETC कर देते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज? Operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वहां से जो पैसा आ रहा है या वहां पर जो पैसा जा रहा है वो तो आता ही आता है। और इनकी एक खास बात है कि जो कहीं का नहीं है वो ऑपरेटिंग का है, जो कहीं का नहीं है वो कहाँ का है? Operating. तो मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ना तो ऑपरेटिंग में आ रही है, सॉरी, ना तो ऑपरेटिंग में आ रही है, ना इन्वेस्टिंग में आ रही है, ना फाइनेंसिंग में, तो जो कहीं का नहीं है वो कहाँ का है? Operating. ऑपरेटिंग का। तो उसकी बात मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ। ट्रांजैक्शंस which are not covered under, क्या लिखा? ट्रांजैक्शंस which are not covered under investing or financing activities, investing or Financing activities. financing activities, transactions which are not covered under investing or financing activities are also covered under Covered under कौन सी एक्टिविटीज? operating activities. are also covered under operating activities, are also covered under operating activities। मतलब जो कहीं नहीं कवर होती हैं, ना इन्वेस्टिंग में कवर हो रही है, ना फाइनेंसिंग में कवर हो रही हैं, उनको भी कहाँ लिखते हैं? Operating. जैसे एग्जाम्पल, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। भाई टैक्स पे करने में तो हम डील नहीं करते हैं, टैक्स पे करने में हमारा कोई बिजनेस तो होता नहीं है। लेकिन टैक्स पे करना कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, टैक्स पे करना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी भी नहीं है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग में, क्योंकि टैक्स पेड कहीं का नहीं है, इसलिए वो कहाँ का है? ऑपरेटिंग का। ऐसे ही टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड, ये भी कहाँ का है? ऑपरेटिंग का, क्योंकि ये कहीं का नहीं है इसलिए कहाँ का है? ऑपरेटिंग का, है ना। या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाए जो कहीं का नहीं है, वो कहाँ का है? ऑपरेटिंग का। सिंपल, है ना। बाकी बातें धीरे धीरे करके समझेंगे आगे, जैसे जब हम इन्वेस्टिंग समझ लेंगे तो। अब आते हैं, लिखते हैं दूसरी एक्टिविटीज कौन सी है? Investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है भैया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फ्लो ऑफ Cash and cash equivalents. फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड। Investments. तो यहां पर मैंने लिख दिया फ्लो ऑफ कैश एंड कैश, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश Equivalents. इक्विवेलेंट्स, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम Purchases. from long term assets, from long term assets and Investments. from long term assets and Investments. investments, from long term assets and investments are covered under Investing. are covered under
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। जैसे कि एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ, दूसरा एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना। और क्या हो सकता है इसमें, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, है ना। और क्या हो सकता है, बाकी मैंने एटीसी कर दिया। एक चीज ध्यान रखनी है कि एसेट को सेल करना, एसेट को परचेज करना, वहां से पैसा आना या वहां से पैसा जाना कहाँ पर लिखना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स पर कई सारी इनकम होती हैं। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जो रेंट मिल रहा है वो भी कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, है ना। ऐसे अगर हमने मान लो कि कोई शेयर्स खरीदे तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, शेयर्स पे कोई डिविडेंड मिला वो भी कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ऐसे हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में या डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी तो वो तो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर वहां से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ। नोट ये है कि इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्या बोला मैंने, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स are also covered under investing activities. are also covered under investing activities। समझ गए, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये सारी की सारी कौन सी इनकम है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लिखी जाएंगी। कहाँ पर लिखी जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। समझ में आती है बात, ये तो हो गई खैर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं, पहली एक्टिविटीज कौन सी थी, ऑपरेटिंग, दूसरी कौन सी थी, इन्वेस्टिंग। अब आते हैं कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, अच्छा ऑपरेटिंग कौन सी थी, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग कौन सी थी, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स flow of cash and cash equivalents from change in the size and composition of owners fund और borrowed fund। ऑनर्स फंड और क्या लिखा है मैंने, बोरोड फंड, है ना। मालिक ने जो पैसा लगा रखा है या जो हमने उधार ले रखा है उसके साइज में या कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आया और उसके चेंज होने से कोई फ्लो हुआ कैश का, मतलब या तो पैसा आया या फिर पैसा गया, उसको हमें लिखना कहाँ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जैसे भैया फॉर एग्जाम्पल गिवन में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ
equity shares, इक्विटी शेयर्स। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? issue of debentures, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ debentures, डिबेंचर्स। और क्या लिख सकते हैं? redemption of equity, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, preference share, इशू ऑफ preference share, प्रेफरेंस शेयर्स। और क्या लिख सकते हैं? redemption of लोन टेकन, है ना? और क्या लिख सकते हैं? लोन पेड, लोन, paid, या फिर आप बोल सकते हो लोन रीपेड, लोन। repaid, और क्या बोल सकते हो? रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स, रिडक्शन मतलब पेमेंट, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स, रिडक्शन ऑफ debentures, EF। और क्या बोल सकते हो? redemption of preference shares, रिडक्शन ऑफ preference shares, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडक्शन ऑफ क्या लिखा? preference, प्रेफरेंस शेयर्स। या और क्या लिख सकते हैं? EFGH। interest on debenture आता है, ना ना, अभी तो यही है ना? तो इसमें बस ETC कर देते हैं इन सबको, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं ETC, ठीक है? तो ये हो गया, ये हो गई हमारी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, है ना, डिबेंचर रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना, ये सब कहाँ पर आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कहाँ पे आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब आगे हमें चलना है। इसके लिए जैसे हर एक पे एक नोट लिखा है, इसमें भी क्या लिखना है? एक नोट लिखना है। और इसका नोट क्या कहता है? इसका नोट हमें बताएगा कि फाइनेंशियल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? फाइनेंशियल कॉस्ट आर ऑल्सो कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बोला मैंने? कौन सी कॉस्ट? financial cost फाइनेंशियल कॉस्ट are also आर ऑल्सो कवर्ड covered अंडर, financing आर ऑल्सो कवर्ड अंडर financing फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग, activities. फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? Financial costs are also covered under financial activities. फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है भैया? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन Loan paid. लोन पेड। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन। Debenture paid. तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? डिविडेंड पेड, डिविडेंड Paid. पेड, है ना? ये सारी की सारी क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट हैं। सारी की सारी क्या है? या Financial प्रीमियम ऑन रिडक्शन पेड, प्रीमियम ऑन redemption paid. रिडक्शन पेड। ये सारी की सारी क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट है, फाइनेंस लेने की कॉस्ट है। लोन हमने क्यों पे किया? इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्यों पे किया? क्योंकि हमने लोन लिया था, पैसा लिया था, है ना? या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों पे किया? क्योंकि डिबेंचर पे पैसा लिया था। तो ये सब फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट है। इनको भी कहाँ लिखना है? फाइनेंसिंग Financing एक्टिविटीज activities में। कहाँ पे लिखना है? फाइनेंसिंग Activities. एक्टिविटीज में। अब कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं जहां पर हमें बताना है, बताओ इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है। तो चलो, हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पढ़ ली हैं। अब आते हैं सीधा इनके क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के सुनाओ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या हुआ है? आइडेंटिफाई, Identify the transactions as belonging to operating activities, investing activities, financing activities, cash and cash equivalents. आपको बस ये बताना है कि ये जो नीचे दी गई ट्रांजैक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी, या कहीं ना आके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगी, कहीं ना आके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगी। तो चलो ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है? Cash sales of goods. सेल ऑफ गुड्स तो ऑपरेटिंग है, जहां भी गुड्स आ जाए वो क्या हो जाएगा? Operating. ऑपरेटिंग। बी में क्या लिखा है? Cash received against revenue from services rendered. सर्विसेज रेंडर्ड मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड। आपने किसी को सर्विसेज दी हैं और आपको कैश मिला है। जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ और मुझे कैश मिलेगा, तो वो भी मेरे लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है? कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सी में क्या है? Cash purchase of goods. अब गुड्स आ गया तो क्या हो जाएगा? Operating. ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर क्या लिखा है?
Cash paid against services taken. हमने सर्विसेज ली थी, एम्प्लॉय आके बिजनेस में काम करके जा रहे हैं, वर्कर आके बिजनेस में काम करके जा रहे हैं, सर्विसेज लेकर हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो वो भी क्या है? Operating. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डे टू डे एक्सपेंस हो गया। फिर क्या लिखा है? Patents purchased. पेटेंट तो आपको नहीं लगता है फिक्स एसेट है? तो फिक्स एसेट है तो कहाँ पर आएगा? Investing. Investing. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर आगे क्या लिखा है? Marketable securities. मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो हम बात कर रहे थे, कहाँ बात करी थी भैया? आओ दिखाते हैं, ये रहा, ये देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ पर आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कहाँ पर आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो ये देखो, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही तो लिखा था। क्या लिखा था? मार्केटेबल। Securities. तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भैया किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ कहाँ आएगा? Fine. फाइनेंसिंग में, Financing. है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लोन लेना या फिर लोन वापस करना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर क्या लिखा है? Proceeds from issue of debentures. प्रोसीड्स मतलब अमाउंट, अमाउंट फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करना तो मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। और फिर परचेज ऑफ शेयर्स बताओ। Purchase of shares. Investing. इन्वेस्टिंग, है ना, परचेज ऑफ शेयर है, ये सेल नहीं है। ठीक है, तो अगर शेयर्स आ जाएं, क्या आ जाए बोलो? Shares. शेयर्स आ जाएं, अगर आपने शेयर इशू किया, क्या किया? Issue. तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपने शेयर परचेज किया तो वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये परचेज किया है तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग Investing. एक्टिविटी। फिर आगे चलो, Redemption of debentures. रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिखा? क्या लिखा है? रीपेमेंट ऑफ। Long term loan. भाई लोन अगर हम वापस कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग, है ना। फिर के में क्या लिखा है? Commission received. कमीशन रिसीव कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, कमीशन रिसीव ना ही कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये कहाँ पर आएगा? Operating. ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर तो कहाँ पर आते हैं? फाइनेंसिंग में, Financing. चाहे इशू करो चाहे रिडीम करो, फाइनेंसिंग का पार्ट है। फिर क्या है? Interest on debentures. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल कॉस्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। कौन सी एक्टिविटी में? Financing. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर क्या लिखा है? Interest on investments. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब कहाँ जाता है? Investing. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर आगे क्या है? Income tax paid. अब क्योंकि टैक्स पेड कहीं का नहीं है इसलिए कहाँ का है? Operating. ऑपरेटिंग का है। फिर क्या है? Income tax paid on gain, profit on sale of asset. एसेट को सेल किया था, उस पर टैक्स पे किया, ये तो साफ साफ पता लग रहा है, ये तो इन्वेस्टिंग का Investing. पार्ट है। किसका पार्ट है? Investing. इन्वेस्टिंग का। फिर आगे क्या लिखा है? Cash received from debtors. डेटर से पैसा मिला है, डेटर से पैसा मिला है तो ऑपरेटिंग है। Operating. और कैश पेड टू क्रेडिटर भी क्या है? Operating. ऑपरेटिंग है। तो जो जहां जाना था हमने बता दिया। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? Classify the following transaction as operating activities for a finance company and a non-finance company. क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंस कंपनी एंड अ नॉन फाइनेंस कंपनी। हमें क्या करना है? नीचे दी गई ट्रांजेक्शंस को, नीचे दी गई Transactions को ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी। तो पहले आपको ना फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा। कंपनीज जो होती हैं, जो क्या होती हैं? Companies. दो तरीके की होती हैं, एक फाइनेंशियल कंपनी, कौन सी? financial Financial. companies. और दूसरी Non-financial नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? जो पैसा ही लेती है और पैसा ही देती है, पैसा ही लेती है जो पैसा ही, देती जैसे है। बैंक है ना। और नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अच्छा फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? जैसे कंपनी है, ये कंपनी है, ये कोई पर्सन है, इससे लेना क्या है? पैसा, और इसको देना क्या है? पैसा। ये फाइनेंशियल कंपनी है। बैंक हमसे लेता है पैसा और देता है पैसा, वो फाइनेंशियल कंपनी है। अब जैसे क्या बोलते हैं, मान लो ये तो खैर ये फाइनेंशियल कंपनी हो गई ना। अब मान लो थोड़ी देर मान लो ये सत्यम क्लासेस है ना, तो और ये बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे क्या देते हैं? पैसा, और सत्यम क्लासेस क्या देता है? सर्विसेज। तो सत्यम क्लासेस एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है ना। या मान लो टाटा मोटर्स है, क्या है? Tata. है ना, लोग उसको पैसा देते हैं और टाटा मोटर्स उनको गुड्स देती है ना, प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो गई। तो फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी का काम ही क्या होता है?
लोन देना, लोन लेना, लोन देना और लोन, लेना, तो इनके लिए लोन टेकन और लोन पेड, लोन टेकन और लोन पेड, पेड दोनों के दोनों क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना. इवन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट, रिसीव, इनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं. इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए. लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन टेकन, लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना. इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. ठीक है. अगर इन्होंने लोन दिया है किसी को, है ना, लोन गिवन, लोन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. समझ गए. लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, क्या होती हैं, फाइनेंशियल, इनके लिए डिविडेंड रिसीव भी क्या है? डिविडेंड रिसीव भी इनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. लेकिन इनके लिए डिविडेंड रिसीव क्या है? इन्वेस्टिंग. डिविडेंड रिसीव इनके लिए क्या है? इन्वेस्टिंग, है ना. और अगर मैं आपको और ज्यादा कुछ बताऊं कि डिविडेंड पेड, क्या बोला मैंने? डिविडेंड पेड कोई सी भी कंपनी हो, सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि बिना कंपनी के मालिक थोड़ी होगा, सॉरी, बिना मालिक के कंपनी थोड़ी होगी. तो डिविडेंड पेड जहां भी आ जाए वो फाइनेंसिंग ही रहेगा, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो. समझ गए बात को. चलो अब जरा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. फिर से इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, पढ़ो जरा. क्या लिखा है? Classify the following transactions as operating activities for a finance company and हाँ. a non-finance company. ठीक है. सबसे पहले क्या लिखा है? Purchase of shares on a stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो या तो कंपनी फाइनेंशियल होगी या फिर नॉन फाइनेंशियल होगी, है ना. इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं. तो कंपनी या तो फाइनेंशियल कंपनी होगी या फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनी होगी. ठीक है. परचेज ऑफ शेयर्स फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी, ये तो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यही तो इनका काम है. लेकिन नॉन फाइनेंशियल के क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना. डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, शेयर्स पे हम डिविडेंड पे कर रहे हैं. डिविडेंड पे करना हर किसी के लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों के लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है. लोन टेकन, लोन लिया है, तो दो तरीके की कंपनियां होंगी, या तो फाइनेंसिंग कंपनी होगी या फिर नॉन फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग कंपनी के लिए लोन टेकन क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेकिन नॉन फाइनेंसिंग के लिए लोन टेकन क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सही बात है. ठीक है. अब इसमें आते हैं जरा, इधर जो लिखा हुआ है बी पार्ट, क्या लिखा है? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड मिला है, तो या तो आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो या फिर एक नॉन फाइनेंशियल, तो अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप फाइनेंशियल कंपनी हो, आपका तो काम ही है दूसरे में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. लेकिन अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो और आपको डिविडेंड मिला, तो इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना. लोन गिवन, हमने लोन दिया है, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना, लोन लेना ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी लिख दिया मैंने, फाइनेंशियल कंपनी लिखना चाहिए. फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. लेकिन एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है. इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स मतलब लोन. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, है ना, या इंटरेस्ट पेड ऑन लोन. तो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. समझ गए. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 2, है ना. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. ठीक है. पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में. State which of the following would result in inflow or outflow or no flow of cash and cash equivalents. आपको बस इतना बताना है कि इनसे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा. जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ बुक वैल्यू 1 लाख की है और 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा है. अरे सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है ना. सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, इनफ्लो हो रहा है ना. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आउटफ्लो हो रहा है. परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रुपीज
10 लाख कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर, जो अमाउंट पे करना था वो कैश में नहीं दिया, डिबेंचर दिया है, तो ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, नो फ्लो। इसमें क्या हो जाएगा? नो फ्लो। इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर वो होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी, तो इन पे कोई फ्लो नहीं हो रहा, इन पर कोई फ्लो नहीं हो रहा, नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये मूवमेंट है, कोई फ्लो नहीं है, नो फ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पे कर रहे हैं ना, तो आउटफ्लो। क्या हो जाएगा? सिंपल था, ठीक है।